नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक अनोखी भेंट दी है। देवभूमि में उत्पादित प्रसिद्ध लंबे चावलों को भेंट किया है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए सीएम ने आभार जताया है। उत्तराखंड के किसानों और सभी प्रदेशवासियों को गौरवान्वित करने का ये पल है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। बताते चलें कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अनोखी भेंट दी है। देवभूमि में उत्पादित प्रसिद्ध लंबे चावल उनको भेंट दिए गए हैं। इससे उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक बड़ी पहचान मिली और साथ ही साथ प्रदेश के किसानों और प्रदेशवासियों के लिए गौरवान्वित होने का ये अनोखा पल है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर धन्यवाद जताया है, आभार। और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्पाद भेंट किए हैं, जिससे पूरे प्रदेशवासियों के लिए ये गौरवान्वित होने का एक पल है। वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिली है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवधुरा मां बराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने देवधुरा पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जीआईसी देवधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर एकत्रित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर इकट्ठे कार्यकर्ताओं एवं जनमानस के जनसैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बराही धाम मंदिर पहुंचे और सर्वप्रथम मां बराही मंदिर में जाकर माता बराही के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है, साथ ही प्रदेश में हुए अतिक्रमण पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए। महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने स्वस्थ रहने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। और हमारा जो संकल्प है, ये आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मां बराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड वर्गीवाला मिशन के अंतर्गत पूरे पूर्वांचल के सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जहां से पार्टी कहेगी उसी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अपनी खुद की पसंदीदा लोकसभा सीट क्या होगी, इस पर हरीश रावत का कहना है कि एक समय बाद अपनी पसंद गोन रखनी पड़ती है और पार्टी की आज्ञा ज्यादा माननी पड़ती है। वहीं हरीश रावत ने दावा किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से एक जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र हैं, जहां कांग्रेस लड़ेगी।
कांग्रेस का झंडा थाम के हरीश रावत खड़ा रहे। देखिए, थोड़ा सा कठिन चुनौतियों को कम ले पाऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि शरीर के हिसाब से ठीक है, वहां कुछ ज्यादा दिखाई दूंगा, लेकिन मेरी सेवाएं जहां उपयोगी समझी जाएंगी वहां हाजिर रहेंगी। प्रदेश कांग्रेस जहां भी उपयोग करना चाहेगी, हरीश रावत हाजिर रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से गर्म होने लगी हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद कैबिनेट के 4 पद खाली हैं, इन्हें जल्द ही भरा जाना है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात की थी और चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि कई कैबिनेट मंत्रियों को उनके गलत आचरण की वजह से कैबिनेट से हाथ धोना पड़ सकता है और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं मामले को लेकर प्रवक्ता विपिन कैंथोला का क्या कहना है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सभी कैबिनेट मंत्री सरकार के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं। सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। कैबिनेट रोज नए फैसले लेती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के जनता के सरोकारों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए हम सब हमारी कैबिनेट फैसला लेती है। निश्चित रूप से सारे कैबिनेट मंत्री बेहतर ढंग से अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। तो विस्तार को लेकर विशेष अधिकारियों पर बात की गई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसी पर विस्तार को लेकर कहा गया है कि विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट को विस्तार करने का। वहीं पीएमओ के 2 अधिकारी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अधिकारियों का फोकस केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखना होगा। दरअसल ये दोनों ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। पीएमओ के मुख्य सचिव पीके मिश्रा और प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और 2 दिवसीय दौरे के दौरान केदारनाथ में अब तक कितना काम हुआ है और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कितना काम शुरू हुआ है, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तमाम विभागों को सौंपी जाएगी। वहीं राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि गर्मी से एक बार फिर से राहत मिल गई है। जमकर मूसलाधार बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर गया है और वहीं लू से लोगों को निजात मिली है। एक बार फिर से बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है और मौसम में बदलाव को देखते हुए गर्मी से जो राहत मिली है उससे लोग भी खुश हैं। बता दें कि जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जलभराव हुआ। हालांकि गनीमत की बात यह है कि जो लू चल रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। तो देहरादून में मूसलाधार बारिश हुई, बारिश की वजह से हालांकि जलभराव भी हुआ, सड़कों में काफी ज्यादा पानी भी भरा है, लेकिन लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। तो मॉनसून एक बार फिर से प्रदेश में अब प्रवेश करने वाला है और इससे पहले प्री मॉनसून की बारिश हो रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चलते एक तरफ गर्मी से तो निजात मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव भी हुआ है। हालांकि इस बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से और लू से निजात मिला है। मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है और ठंडक देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक एक बड़ी रैली होनी है। महारैली के संबंध में महा जनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि महीने के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर रैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी रैलियों में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह किया है कि इन रैलियों में राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहे। 27 जून को टेहरी लोकसभा क्षेत्र में विशाल रैली होगी। 28 जून को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के गोपेश्वर और रुड़की में रैली प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 30 जून को बागेश्वर में और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में विशाल रैली का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। देखिए 5 हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा है और 5 लोकसभाओं में एक एक रैली होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी बागेश्वर में सुबह 11 बजे रैली होगी और नैनीताल की जो है 30 तारीख को शाम को 4 बजे रैली होगी। ऐसे ही जो टिहरी लोकसभा की रैली है 27 तारीख को होगी और पौड़ी लोकसभा की रैली हमारी 28 तारीख को सुबह 11 बजे गोपेश्वर में होगी और हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी शाम को 4 बजे रुड़की में होगी। तो इस तरीके से स्थान तय हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभी रैलियों में रहने वाले और केंद्रीय नेतृत्व से भी हमने आग्रह किया है कि कोई न कोई बड़े नेता इन रैलियों में आए। दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में गरीबी से तंग आकर महिला ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला के 2 बच्चे हैं। काफी लंबे समय से महिला अचानक गुमसुम रहने लगी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक के पड़ोसी रवि सरदार ने कहा कि महिला काफी दिनों से गुमसुम रहने लगी थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में महिलाओं की आत्महत्या करने की घटना बहुत अधिक हो गई है। महिला अभी जैसा कि हमें पता लगा और आसपास जितने भी लोगों से हमने पता किया है, कहीं ना कहीं ये महिला जो है डिप्रेशन में थी और कारण था थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी। तो इससे पता लगा कि आर्थिक तंगी की वजह से थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा मैंने परेशान रहा करती थी और आज सुसाइड किया है। पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए शास्त्रों में भी कहा गया कि आत्महत्या महापाप। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर महिलाओं के साथ ज़्यादा ये हो रहा है। नौजवान दुखद मृत्यु हुई है। मुझे फोन द्वारा सूचना मिला, मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा हूँ और एक छोटे छोटे 2 बच्चे को छोड़कर एक महिला जो है फांसी के फंदे में झूल गई है। पुलिस आई है, खोजबीन कर रही, पता कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। हम इस घटना में बहुत दुखित है। वहीं हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंडस्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पोकलैंड पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को भी कहा गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने से लेकर सभी डेंजर पॉइंट और भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर सरकारी मशीनों को समय पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों से संपर्क टूटता है वहां खाद्यान्न और रसद सामग्री को भी समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
मॉनसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पे 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहां पे जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुंचाई जानी है उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुंचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केवीएस प्रीमियर द्वारा वृहद योग शिविर का आयोजन स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर केवीएस प्रीमियर ग्रुप द्वारा प्रकाशित और श्रीमती कमला रिखाड़ी राज्य कल्याणकारी सदस्य और महिला पतंजलि योग समिति द्वारा संकलित योग पुस्तिका योग दैनंदिनी तृतीय संस्करण का विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया, जिसका निःशुल्क वितरण माताजी स्वर्गीय विनोद देवी जिंदल की स्मृति में केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन द्वारा किया गया, जो कि न केवल योग साधकों के मार्गदर्शन का कार्य करेगी बल्कि घरेलू उपचार, औषधियों का सेवन और आध्यात्म ज्ञान से भी सहायक होगी। हमें अपने आज के आधुनिक जीवन में कुछ समय जो है योग को जरूर देना चाहिए। इससे केवल आपका शरीर नहीं, मन भी स्वस्थ रहता है। और अभी की जो लाइफ स्टाइल है, इसमें हमें योग को बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी पता रहे योग का क्या महत्व रहा है, और जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है योग से, उसके बारे में भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए। और आज देखा होगा आपने, जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं, और कहीं ना कहीं जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सबके जीवन में असर आया है, और इसको हम अपने जीवन में अपनाया है। योग दिवस पूरे विश्व में आज 21 जून को आयोजित किया जाता है, और उसके पीछे जो लक्ष्य है कि अपनी दैनिक कार्यों में हर व्यक्ति वो कहीं भी हो इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने शरीर को भूल जाता है। और आपको योगाभ्यास के माध्यम से हम न केवल अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, बल्कि अपने चरित्र निर्माण में, बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित होने में और बहुत प्रकार से इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं चंपावत के टनकपुर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अवैध तरीके से हरे पीपल के पेड़ की कटाई को लेकर मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में 300 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध तरीके से काट दिया गया, जिसके बाद मंदिर समिति और आसपास के क्षेत्रवासियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। समिति अध्यक्ष ने बताया कि काटे गए पीपल के पेड़ के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। हर शनि जयंती के अवसर पर पेड़ के नीचे 1 लाख दिए जलाए जाते थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे काट दिया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार अवैध तरीके से पेड़ काटने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में बड़ी खबर टनकपुर क्षेत्र से सामने आ रही है। यहां के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अवैध तरीके से पीपल के पेड़ को काटने की घटना घटी है। मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 1 सप्ताह पहले लोगों ने अवैध तरीके से काटे गए हरे पीपल की पेड़ की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, और साथ ही साथ काटे गए पेड़ की लकड़ी की सुरक्षा पुलिस प्रशासन को सौंप दी गई है। मैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे पूर्वजों के 200-300 साल पुराना ब्रह्म वृक्ष है, पीपल का पेड़। कुछ लोगों ने वहाँ पे मिलकर इसको हमारे पीठ पीछे कटवा दिया गया है, जिसकी हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है, और उससे लोगों की पूरे शहर की आस्था जुड़ी हुई है। और इस वृक्ष में कई लोगों ने क्या कहते हैं आगे अपनी पूजा पाठ करते हैं, और इसमें 1.25 लाख दियों की पूजाएं होती है हर इनकी शनिदेव की जयंती में, और इसको सबकी आस्था को इससे बहुत ठेस पहुंची है। इससे पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं माहौल खराब हुआ है,
कृपया हमारी ये निवेदन है कि इसमें जो इन लोगों ने ये करा है इसमें इनके प्रति कार्रवाई हो, उनके सख्त कानून इसमें जो है इसमें एक्शन ले। उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रग्स कानून लाने जा रही है जिससे ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के इस फैसले का राज्य में स्वागत हो रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जरूरी है कि राज्य में ड्रग्स कानून लाया जाए जिससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि ड्रग्स माफिया राज्य में काफी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे कि नौजवानों को नशे की लत के साथ साथ उनका भविष्य भी चौपट होता जा रहा है। देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और दुख तो है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं और कड़े कानून की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि इससे हमें समाज को जोड़ना होगा, जनता को जोड़ना होगा, एक मुहिम बनानी होगी जहां हम इसके ड्रग्स लेने के नुकसानों की बात कर सकें और जनता में अवेयरनेस करें कि ये क्यों बहुत खराब है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जो भी कड़े से कड़े कानून इसके खिलाफ लाए जाएंगे। नई नजुल नीति का लाभ सभी पात्र तक दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कार्यवाहक जिलाधिकारी और सीडीओ विशाल मिश्रा से मिले। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि नजुल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते धामी सरकार ने हाल ही में नजुल नीति का सुदृढ़ीकरण किया है, जिसके अंतर्गत अब 50 वर्ग तक के भूखंडों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने का शासनादेश जारी किया गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ अभी तक पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं सीडीओ विशाल मिश्रा ने बीजेपी नेताओं को मामले में प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि बस्तियों में कैंप लगाने के लिए जल्द ही कार्ययोजना बनाई जाएगी। वर्ग मीटर वाले जो मकान थे, बस्तियों के मकान थे, जो हमारे लोग बधईपुरा में रहते हैं, खेड़ा में रहते हैं, संजय नगर में रहते हैं, हमारे रामपुरा में रहते हैं, जगतपुरा में रहते हैं, ऐसे भाई जिनकी हम लोग रजिस्ट्री फ्री होल्ड नहीं करा पाए थे प्रॉपर्टी, तो हमारी सरकार ने भी दोबारा से 1 साल के लिए उसके लिए टाइम बढ़ाया है। हमारे विधायक जी ने, हम सब लोगों ने प्रयास किया था, तो वो 1 साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा उसका टाइम बढ़ाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आज हम यहाँ हमारे जिलाधिकारी के चार्ज में विशाल मिश्रा जी हैं, हम इनसे मिलने आए थे। हमने उनसे आग्रह किया है कि इस नीति का अभी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष करके, राधेश शर्मा जी और तमाम कार्यकर्ताओं ने, धर्म सिंह कोहली जी ने, सब लोगों ने, प्रमोद भाई ने एक संघर्ष करके इस नीति को लागू कराया है। नजुल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको 1 साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजुल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजुल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजुल नीति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ये जो नजुल वाली आवंटी हैं, ये आपके पास आ रहे होंगे, तो इनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? इसके लिए अपर जिलाधिकारी नजुल के कक्ष के बाहर एक बक्सा लगाया गया है, जिसमें जो भी आवेदन है उस बक्से में जमा कराए जाएंगे। रोज उन आवेदनों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।